हेलो दोस्तों, एसीएफ क्लासेस में आपका स्वागत है और आज हम डिस्कशन करेंगे हमारी यूनिट 2 का फूड रिसोर्सेज पर। तो शुरू करते हैं क्लास को। देखो, सबसे पहले हमने एक बार ये देख लेते हैं कि हमने इसमें नेचुरल रिसोर्सेज वाली यूनिट में किया क्या है। तो देखो, फॉरेस्ट रिसोर्सेज हमने डिस्कस किया और उससे पहले हम रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज और एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स के बारे में देख लिए। फिर वाटर रिसोर्सेज हमने डिस्कस किया। फिर हमने डिस्कशन किया मिनरल रिसोर्सेज का, और मिनरल रिसोर्सेज के बाद में आज हमारा है फूड रिसोर्सेज। फूड रिसोर्सेज के बाद में एनर्जी रिसोर्सेज आ जाएगा, और एनर्जी रिसोर्सेज के बाद में लैंड रिसोर्सेज आ जाएगा। तो ये आपकी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। तो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले फूड रिसोर्सेज में सबसे पहली चीज है वर्ल्ड फूड प्रॉब्लम्स, चेंजेस कॉज्ड बाय द एग्रीकल्चर एंड ओवरग्रेजिंग, और इफेक्ट ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड प्रॉब्लम, और वाटर लॉगिंग, सालिनिटी एंड केस स्टडी। तो देखो, फूड रिसोर्सेज को लेके आपको पता है कंटिन्यूअसली हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। विश्व में पॉपुलेशन बढ़ने से कुछ जो लोग हैं जिनको ना खाने का कुछ अन्न है, ना जल है ना, और ना ही रहने के लिए घर है, उन लोगों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि रिसोर्सेज पे सबसे पहला अधिकार कर लेते हैं कौन लोग? जिनके पास में पैसा होता है, और जिनके पास में पैसा नहीं होता, जिनके पास में सुविधाएं नहीं होती, जिनकी पहुंच नहीं होती, वहां तक रिसोर्सेज पहुंच नहीं पाते हैं। तो वर्ल्ड फूड की प्रॉब्लम्स की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि फूड आता कहाँ से है। मतलब हमें देखो, फूड जो है वो चार क्षेत्रों से हमें प्राप्त होता है। सबसे पहला हमारे खेतों से, दूसरा जंगलों से, तीसरा हमारे वाटर रिसोर्सेज से जैसे मछली वगैरह और इनसे, और चौथा पशुपालन से। मतलब हमें फूड प्राप्त होता है, यानी कि हमारी थाली में इन चार क्षेत्रों से फूड प्राप्त होता है हमें। ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम्स ये हो जाती है कि देखो, अगर हम जंगलों को काटते हैं, हमने पीछे जो भी रिसोर्सेज डिस्कशन किए हैं ना, वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीजें यही है। अगर हम जंगलों को काट रहे हैं तो पहला पहला हमारा जंगल वाला रिसोर्सेज जो है वो खत्म हो जाता है। ठीक है। फिर पानी खत्म हो जाएगा, पानी खत्म हो जाएगा तो बारिश नहीं होगी। मतलब यहाँ पर जो मॉइस्चर और जंगल खत्म हो जाएंगे तो ऑब्वियसली कि बारिश पर डिपेंड करते हैं, बारिश इन्हीं पर डिपेंड करती है। तो बारिश नहीं होगी, और बारिश नहीं होगी तो हमारे ये रिसोर्सेज सूख जाएंगे। ये रिसोर्सेज सूख जाएंगे तो ये वाली चीज भी नहीं होगी, इनमें पॉल्यूशन बढ़ जाएगा और बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। बाढ़ और सूखे की वजह से ये वाला रिसोर्सेज चला जाता है। जब बारिश नहीं होती तो ये रिसोर्सेज भी चला जाता है, ये भी किसी काम का नहीं रहता। और साथ ही साथ इस रिसोर्सेज की प्रॉब्लम ये है कि हम पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स के जरिए इस रिसोर्सेज में हम ये जो केमिकल्स डाल रहे हैं ये मानव पर काफी बुरा प्रभाव डाल रहे हैं। हम उत्पादन तो बढ़ाना चाहते हैं पॉपुलेशन की डिमांड के अकॉर्डिंग, लेकिन एग्जैक्टली वैसा उत्पादन किस काम का जो पॉपुलेशन में कुपोषण जैसी स्थितियां क्रिएट कर दे। देखो, कुपोषण, माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है, जरूरी नहीं है न्यूट्रिशन ना मिलना ही माल न्यूट्रिशन होता है। माल न्यूट्रिशन होता है न्यूट्रिशन अधिक मात्रा में भी अगर मिल जाता है तो वो भी खतरनाक हो जाता है। और ऐसे ही अगर न्यूट्रिशन जो है वो गलत मिल जाए तो वो भी दिक्कत है। ठीक है। और ठीक इसी तरीके से इन रिसोर्सेज पर डिपेंड होता है पशुपालन और कुक्कुट पालन वगैरह, और यही स्थितियां क्रिएट हो जाती है जब जानवरों को हम गलत केमिकल्स वगैरह और ये देते हैं, तो फिर दिक्कतें हमारी थाली पर पड़ती है, हमारे रिसोर्सेज पर पड़ती है। ठीक है। तो एक बार हम देख लेते हैं कि विश्व में इस फूड प्रॉब्लम्स को लेके जो कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर लाइफ जो है, इन्होंने क्या है एग्जैक्टली कुछ इंडेक्सेस प्रकाशित किया है। मतलब वो है आपका वर्ल्ड ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ग्लोबल हंगर इंडेक्स या इस रिपोर्ट में 2019 में इन्होंने कुछ चीजें बताई है। एक्चुअली इनका तीन जो आयाम है, उन तीन आयामों पर चार पैमाने बने हुए हैं। मतलब चार पैमानों पर ये मतलब किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। आपको ये ध्यान रखना है। जैसे इनएडिक्वेट फूड सप्लाई, यानी कि फूड सप्लाई अगर कम होती है तो उसको ये मानते हैं अंडर न्यूरिशमेंट में। अंडर न्यूरिशमेंट में मतलब कि भोजन की कमी होना क्षेत्रों में। दूसरी चीज आती है चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन में। क्या करते हैं कि ये वास्टिंग को मानते हैं एक तो, और एक मानते हैं स्टंटिंग को। वास्टिंग का मतलब होता है कि उस बच्चे का उम्र के हिसाब से वजन ना होना, और दूसरा है उस बच्चे का हाइट ना होना। मतलब इन दो चीजों को देखा जाता है। और फिर इसमें आता है चाइल्ड मोर्टालिटी, कि यानी कि बच्चे में अंडर 5 जो मोर्टालिटी रेट है वो कितनी है। मतलब
तो 1/3 आयाम तो इसको दिया जाता है 1/3 वेटेज, तो इसको मिलता है 1/3 वेटेज इसको मिलता है, और 1/3 चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन को मिलता है, लेकिन इनमें 1/6 में इसको बांटा हुआ है। तो ये हंगर रिपोर्ट का मेन कॉन्सेप्ट है। अब इस हंगर रिपोर्ट में जो प्रकाशित किया जाता है, उन प्रकाशित में एक्सट्रीमली अलार्मिंग, अलार्मिंग, सीरियस, मॉडरेट और लो, 4 भागों में इस रिपोर्ट को बांट दिया जाता है। अब ये 4 भाग कौन से हैं, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रख लेना है। ये 4 भाग है आपके, कि जैसे आप ये ग्रीन देख रहे हो ना, यहाँ पर ऐसा है कि यहाँ पर लो मोर्टेलिटी रेट है मतलब, और दूसरी अगर हम मॉडरेट में बात करें तो अफ्रीका के कुछ देश हैं जहाँ पर इमोर्टेलिटी क्या, हंगर इंडेक्स में इनकी स्थिति ठीक है, मतलब ये कह सकते हैं अपन, है ना। और सीरियस की बात करें तो आप येलो देखो, भारत जो है वो सीरियस कंडीशंस में आ रहा है, मतलब मोर्टेलिटी के मामले में सीरियस कंडीशन में। एक समय था जब अलार्मिंग कंडीशंस में हुआ करते थे इन चीज़ों को लेके, लेकिन अब हम थोड़ा सीरियस कंडीशंस में है। धीरे धीरे फिर आपका मॉडरेट में आ जाएंगे और फिर लो में आ जाएंगे, भविष्य में हो सकता है ऐसी स्थितियाँ हो जाए। और फिर अनसफिशियंट डाटा, यानी कि डाटा प्रोवाइड नहीं होने की वजह से, यानी कि डाटा कलेक्ट ही नहीं हो पाया, मतलब हो नहीं पाया, मतलब एग्जैक्टली सरकारों ने मतलब इन देशों में, ये यूरोपियन देश है या अमेरिका है, इनसे लिया ही नहीं, मतलब कि यहाँ पर कोई हंगर इंडेक्स वाली कोई ऐसी बातें नहीं है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस आधार पर देशों को बांटा जाता है और हम इनमें सीरियस कंडीशन में हैं। जब आप इस इंडेक्स की बात करते हैं तो आप देखोगे कि इस इंडेक्स में 117 पे एकदम पुअरेस्ट रैंक पर जो है वो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है। और ऐसे ही सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक की बात कर लेते हैं, ये वाला, ठीक है, ये वाला सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक इसमें पुअरेस्ट फॉर्म में है। दूसरा अगर आप देखोगे, यमन है, चाड है, मेडागास्कर है, ये सब आते हैं आपके। ये वाला तो हो गया यमन, ये आ गया चाड आपका, और ये आ गया मेडागास्कर, है ना। तो ये ध्यान रखना है। ऐसे अगर हम अपने पड़ोसी हमारी स्थिति देखें तो हम 102वें नंबर पर आते हैं इस कंडीशन में, ठीक है। 102 आप देख सकते हो सामने आपके लिखा हुआ है। और हमारा जो रैंक है, मतलब रैंक तो 102 है, और हमें जो स्कोर मिला है वो है 30.3 मिला है। साथ ही पाकिस्तान जो हमारा पड़ोसी देश है वो हमसे बेहतर स्थिति में है, और वो पाकिस्तान का रैंक है 28.5, इसका स्कोर है 94 इसके रैंक है। बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, इस तरीके से हमारे पड़ोसी देशों की स्थिति हमसे अच्छी है। एक पाकिस्तान, अगर हम अफगानिस्तान को छोड़ देते हैं तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम 2019 की बात करें ना, तो भारत 102 में है 117 कंट्रीज में। अगर हम 2018 की बात करें तो 103 में है, और 2000 की बात करें तो 83 में, यानी कि हमारी स्थिति गिर रही है 2000 के बाद से। इसके पीछे रीजन बताया है कि पॉपुलेशन कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है और फूड रिसोर्सेज में कमी आती जा रही है। तो ये स्थिति आप देख सकते हो। दूसरा अगर आप बात करोगे कि और दूसरे देशों की और स्थिति की बात करते हैं, तो इस तरीके से आप देख सकते हो भारत की स्थिति तो ये चल ही रही है, मतलब ठीक है, 83, 95, 95, 102, है ना। मतलब 95, ये बात है आपके 2010 की। उसके बाद में पिछले 2018 की बात करते हैं तो फिर आता है यहाँ पर 103, है ना। पिछली बार से तो हमारी स्थिति में सुधार हुआ है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना, ठीक है। और ये सारे हमारे पड़ोसी देशों की स्थिति आपके सामने है। तो एक्चुअली अभी हम यही बात कर रहे थे कि होता क्या है कि रिसोर्सेज किसी के पास में तो बहुत ही कम है, कि ऐसी स्थितियां क्रिएट हो जाती है। आपने ये फोटो देखी होगी, ये काफी चर्चित फोटो रही है ना। और इस फोटो में साफ साफ दिख रहा है कि ये गिद्ध जो है इस बच्चे का मरने का इंतजार कर रहा है केवल। हो सकता है कि ये बच्चे मरते ही फिर गिद्ध इसको नोच लेगा। यानी कि एक तरफ केवल खाना नहीं है, इस वजह से लोग मर रहे हैं, और आप एक तरफ देखो इन लोगों को जो खाना इतना है कि इनकी स्थिति गंभीर हो रखी है। इस तरीके से दोनों ही माल न्यूट्रिशन की स्थिति है, देखा जाए तो ये मोटापा भी माल न्यूट्रिशन में आता है और ये भी माल न्यूट्रिशन ही है। और ये तो अनएडिक्वेट फूड रिसोर्सेज होने की वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो ये स्थिति काफ़ी गंभीर है। अगर हम रीज़न देखें इस फूड प्रॉब्लम्स के पीछे, तो आप देखोगे कि प्रोडक्शन और सप्लाई में प्रॉब्लम है, यानी कि इतना प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा, और साथ ही साथ इतनी सप्लाई नहीं हो पाती जितनी डिमांड है। यानी कि पॉपुलेशन का रेशो ये है और फूड रिसोर्सेज का रेशो ये है। आप एक कॉन्सेप्ट पढ़ते होंगे कि एक्चुअली क्या होता है कि अगर मार्क्स का एक सिद्धांत था जनसंख्या का,
उसमें कहते हैं कि हमारी पॉपुलेशन तो बढ़ती है, दिन दोगुना रात चौगुनी, मतलब एक तरह से इसमें ऐसे होता है कि मल्टीप्लाई होती है। आज अगर एक है तो कल दो होगी, कल चार होगी, फिर 16 होगी, फिर ऐसे होगी चलेगी। पॉपुलेशन की स्थिति ये है। लेकिन फूड रिसोर्सेज जो है वो एक दो तीन चार इस मामले में बढ़ते हैं, क्रम इस तरीके से चलता है फूड रिसोर्सेज का। तो सीधी सी बात है कि पॉपुलेशन को फूड रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाएंगे तो फिर कमी तो आएगी, तो कुछ हिस्सा हमारी जनसंख्या का उससे बाहर निकल जाएगा। फिर आता है अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन। अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन अभी हम बात कर ही रहे थे। ज्योग्राफिकल कंडीशंस भी कई बार इसके लिए हावी हो जाती है। मीन्स अगर हम कह सकते हैं कि ज्योग्राफिकल कंडीशंस अगर सही है, जैसे बारिश सही होती है और हमारी मिट्टी सॉइल जो है वो फर्टिलाइज है, और सॉइल के साथ अगर हम और दूसरी चीज़ों की भी बात करते हैं, वन संसाधन वगैरह ठीक है, ज्योग्राफिकल कंडीशंस अगर अच्छी है तो फूड प्रॉब्लम्स कम है। ठीक है। हाइक इन ग्लोबल फूड प्राइजेस। देखो कंटिन्यूअसली जब हम बात करते हैं दूसरी चीज़ों की, कि कोई भी देश सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है फूड रिसोर्सेज में, तो जैसे ही फूड रिसोर्सेज में अगर हम प्राइजेस बढ़ जाती है तो एक हिस्सा बाहर निकल जाता है इसमें। पोवर्टी, मनी का नहीं होना, रिसोर्सेज और नॉलेज का नहीं होना भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। नेचुरल डिजास्टर है, एनवायरमेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन एक्टिविटीज, डिफोरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, अर्बनाइजेशन, एग्रीकल्चर लैंड एक्विजिशन, ये सब चीज़ें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस ऑफ एग्रीकल्चर और लैक ऑफ एग्रीकल्चर लैंड और पॉलिसी पैरालिसिस। पॉलिसी पैरालिसिस होता है कि सरकार नीतियां तो बनाती है लेकिन उन नीतियों को प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट नहीं कर पाती। ये है फूड प्रॉब्लम्स हम जो डिस्कस कर रहे थे। ठीक है। तो बाकी की चीज़ों का हम और अगली क्लासेस में डिस्कशन करेंगे। तो धन्यवाद सभी को क्लास अटेंड करने के लिए। मिलते हैं फिर। अच्छी लगती है तो आप लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।